students, good afternoon. Standard 9 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम नए गद्य की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। सबसे पहले आपको ये टाइटल आपकी नोटबुक में लगा लेना है। इसके बाद हम इस गद्य के इंट्रोडक्शन की ओर जा रहे हैं। तो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात ये एक गद्य है। साहित्य प्रकार है यात्रा वर्णन और लेखक है मोहन राकेश। तो अब हम लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। तो मोहन राकेश का जन्म सन 1925 में हुआ था और निधन सन 1972 में। मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी कि पंजाब में हुआ था और उनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु साहित्य में बहुत रुचि उनकी थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्य वातावरण प्राप्त हुआ था। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक की शिक्षा प्राप्त की थी और तत्पश्चात उसके बाद DAV कॉलेज जालंधर में ही हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अध्यापन भी किया था। कुछ समय तक उन्होंने शारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन भी किया और उसके बाद स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाट्यकार भी रहे। तो इस तरह से हमने मोहन राकेश का जो जीवन परिचय है वो प्राप्त किया है। अब इस गद्य की ओर जो टूक में संक्षिप्त में इसकी माहिती हम प्राप्त करेंगे। तो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, यह एक जो यात्रा वर्णन है वो लेखक के परिवेश से संकलित से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक गुलमर्ग को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का वो स्व अनुभूति उन्होंने अनुभव किया, उसका वर्णन करते हैं कि पहले तो गुलमर्ग में गए तो वहाँ तो कुछ उनको देखा कि पहाड़ है, वृक्ष है, खुला मैदान है, कुछ नहीं। उनको लगा कि यहाँ लोग क्यों आते होंगे, वहाँ पर बैठते हैं, घुड़सवारी करते हैं, बस इतना ही। लेकिन जब लेखक वहाँ एक रात रुकते हैं और फिर रात में जिस प्रकार का एक प्रकार का माहौल और जैसे ही प्रकृति में बदलाव होता है और उसी का जो पूरा वर्णन है गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इस यात्रा वर्णन में दिया गया है। हम भले ही प्रवास न करते हो लेकिन कुछ यात्राओं को इस प्रकार पढ़कर भी हम गुलमर्ग की सैर कर सकते हैं। तो उसका पूरा वर्णन यहाँ पर दिया गया है। अब हम इसकी विस्तृत समझूती प्राप्त करेंगे कि कुछ जगह होती है जिन्हें आंखें एक बार देख लेती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप गए हो, फिर पहली बार देखा तो अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे आप परिचित हो जाते हैं तो उदासीन हो जाता है। जैसे आपने ताजमहल पहली बार देखा होगा तो एकदम चौंक गए होंगे, लेकिन जब दूसरी बार तीसरी बार जाते हैं तो कहते हैं तो देखा हुआ है। जैसे फिल्मों में भी ये होता है कि पहली बार फिल्म देखते हैं तो कुछ नया लगता है, फिर बार बार फिर वो पुरानी हो जाती है। उस प्रकार जब मैं पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देखा है। कि लेखक पहली बार गुलमर्ग गए तो वहाँ उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, सब असाधारण। जैसे खुला एक सपाट मैदान है, देवदारों के जो बड़े बड़े पत्तों वाले जो वृक्ष हैं और घंटे भर में एक आध दो घंटे में ही ये सब कुछ वो देखा है, कुछ नया नहीं लगा। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर भी एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाओ। कि लेखक को बाद में लगा, महीनों रहने के बाद, वहाँ से परिचित होने के बाद, जो पहाड़ियाँ हैं, वृक्ष हैं, मैदान हैं, फिर उन्हें लगा कि उसे तो मैं पूरा देख नहीं पाऊँगा, उसे पूरा कभी देख नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्तियों की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान का एक हिस्से के रूप में देखने लगता है।
कि वहाँ रहने के बाद जिस व्यक्ति के साथ एक आत्मीयता, एक प्रेम बनने लगता है, धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वो मैदान, ये पर्वत, पहाड़ सब उन्हें अपनापन सा लगने लगता है। जैसे स्कूल में अगर कई नए विद्यार्थी हैं तो उन्हें पुराने विद्यार्थियों से ज़्यादा मेल जोल नहीं होता, लेकिन जैसे परिचित हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपने से लगने लगते हैं। कांपती तितलियाँ उड़ते बादलों को बढ़ती चमकती पहाड़ियों की तरफ, दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जहाँ स्वयं भी रहता है उससे अपने में समाया लगता है। सौंदर्य, सूर्यास्त दोनों, सानिध्य, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि उसने ये बिछुड़ने का अपने उस रूप से जो इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहा है। कि वहाँ रहने के बाद लेखक को एहसास होता है कि बर्फीली पहाड़ियाँ जो चमकती है, दूसरी ओर का पूरा विस्तार जिसमें स्वयं यानी कि खुद वह रहता है और उसमें अपनापन लगता है। सुबह का सूर्योदय, शाम का सूर्यास्त, दोनों साहित्य में, और घना कोहरा, पीली धूप, सब कुछ इतना कि गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछुड़ने का और अपने से उस रूप में जो कि इतना परिचित है सदा वो अपरिचित बना रहा है। जिससे वो जानने के लिए आया था, पहले लगा कि कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ रहकर वो और परिचित बन जाता है और उन्हें लगता है कि ये तो मेरे परिचित में आया ही है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली आर पार, लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है। फूलों के नए रंग रूप भर आते हैं, वातावरण में नए कोपले फूट आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, रोमांच की सृष्टि होती है। कि गुलमर्ग एक ऐसा है जहाँ पर पूरा पहाड़ी इलाका और फूलों से वह ढका हुआ है। हर तरफ हरियाली, लाल छतों के ऊपर वृक्ष, आकाश में वो मुग्ध होकर हम देखते हैं, नए नए फूल देखने को मिलते हैं और वातावरण में एक प्रकार की नई कोपलें आ जाती है। जैसे अभी बारिश का समय है तो हमारे यहाँ हरी हरी घास हमें दिखाई देती है, उसी प्रकार का अनुभव गुलमर्ग में भी होता है। बादलों के पोर्तिकों के नीचे बाहें फैलाए घास पर बैठे दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दुधाती नजर आती हैं। कि अब लेखक उसका वर्णन करते हैं कि आकाश यानी बादल के नीचे वह बाहें फैलाए घास पर कुछ बैठे हुए हैं, दूर दूर तक सैलानी यानी कि जो प्रवासी जो देखने के लिए गए हैं वह घोड़े दौड़ाते हुए भी नजर आते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटक जाते हैं। सहसा प्रकाश के नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें भी पड़ने लगती हैं। कि पहाड़ इलाका है और पूरी तरह से वहाँ पर पारदर्शक बूंदें, जो बारिश होती है वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, वैसा रोमांच भी होता है और रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार में ही सिहर जाता है कि एक बार में ही उसको उभार देता। सहसा प्रकाश के नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है और पूरा विस्तार एक बार में ही सिहर जाता है यानी कि खिल उठता है। हरियाली का सपना कुआं से फूल में बदलने जा रहा है। मैदान में सुरमई आभा उड़ लेता है। अब चारों तरफ धुंधी धुंध और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी कि कोमल, विस्तृत और निडाल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रकृति का वर्णन किया गया है, हम भी देखते हैं कि बारिश न हो तो आप आसानी से जो खेत है उसमें चल सकते हैं, लेकिन बारिश होने के बाद जब बारिश नहीं होती तो पगडंडियाँ पड़ जाती है। एक मिट्टी से बना हुआ रास्ता जिस पर लोग एक बार चलते चलते जाकर वो रास्ता बना लेते हैं और पूरी एक प्रकार की सुरमई आभा ओढ़ लेती है। अब सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकेंगे फिरेंगे। भेड़ बकरियों की रेवड़ पगडंडियाँ टिक जाएंगी। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल होती है। तो जैसे ही सूरज निकलेगा तो फूल में एक नया जन्म होगा। आप देखते होंगे कि जो फूल शाम को मुरझा जाते हैं, लेकिन जैसे सुबह होती है और सूरज की किरणें उस पर पड़ती है तो वो खिल उठता है और आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर आते हैं। भेड़ बकरियाँ जो अपने पैरों से एक प्रकार की पगडंडियाँ बना लेती है। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता हुआ नजर आता है। अब रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की खामोशी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है।